हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक मेन टॉपिक पढ़ा था ये चैप्टर का, वो था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पहले पढ़ा था फिजिकल नेचर, अब पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, साथ में अंदर की डिटेल भी, और अगर वो डिटेल के साथ कोई एक्टिविटी जुड़ी हुई है तो वो भी। तो फर्स्ट है, देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये ऑलरेडी हमने लर्न किया था एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2 में। याद है, जब हम वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे थे तब वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो जगह थी, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जहाँ पे स्पेस मिली, वहाँ पे ये जो नमक के पार्टिकल्स है उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ था, जिससे प्रूव हुआ था कि पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होती है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, मतलब नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. There is enough space between particles of matter. ओके, तो ये ऑलरेडी हमने लर्न किया हुआ था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसका यहाँ पे एक छोटा सा रिवीजन हो गया। अभी चलते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये हमें समझाया गया है एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5 की हेल्प से। तीनों एक्टिविटी में आपको एक ही बात सिखाई जाएगी कि पार्टिकल है वो मूव होते हैं। क्लियर? एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव to go near it so as to get its smell. ठीक है ना? Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? मतलब यहाँ पे आपको कितना नज़दीक जाना पड़ेगा। सपोज ये इंसेंस स्टिक है और आप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाओगे तब आपको इसकी स्मेल आएगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा फ्री नहीं होते मूव होने के लिए। जब हम इसको जलाते हैं और अंदर से धुआं निकलना स्टार्ट करता है तब ये पूरे रूम में फैल जाएगा और आपको स्मेल लेने के लिए ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मेल खुद आपके पास आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. ये आपको सबको पता ही है कि जब हम इसको नहीं जलाते तब नज़दीक जाना पड़ता है स्मेल लेने के लिए। इसको जब जलाते हैं तो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल्स है वो मूविंग है, बट यहाँ पे ज़्यादा मूव नहीं हो रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा मूव हो रहे थे। अब वो क्यों, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। एक्टिविटी देख लो 1.4। टेक 2 glasses और बीकर्स filled with water. Put a drop of blue
or read ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. एक बीकर में हम क्या डाल रहे हैं? देखो, दोनों बीकर में पानी तो ऑलरेडी है ही, एक बीकर में हम इंक डाल रहे हैं और दूसरे बीकर में हनी। अब आप खुद इमेजिन करो कि क्या होता होगा। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink in ink drop? ink drop जब आप immediately ऐड करोगे और तुरंत ही देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इंक है वो फटाफट हर एक जगह पे फैल रही है। What do you observe immediately after adding a drop of honey? तो हनी है वो उतनी जल्दी इजीली फैलेगा नहीं। How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? वाटर में हर एक जगह पे इंक का कलर पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है वो नोट करो। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.5। देखो 1.3 1.4 दोनों में आपको बताया गया कि पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूविंग है। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.5। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू द ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। किसी एक का हम क्रिस्टल ले लेते हैं, जैसे हमने इससे पहले की एक्टिविटी में लिया था पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसी का हम एक क्रिस्टल ले लेते हैं और 1 बाय 1 हम ड्रॉप कर रहे हैं। पहले हम ड्रॉप कर रहे हैं उसको हॉट वाटर में, उसके बाद हमने ड्रॉप किया कोल्ड वाटर में, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रॉप किया कोल्ड वाटर में, सबसे पहले हॉट वाटर में, उसके बाद कोल्ड वाटर में। ओके, अब देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? व्हाट हैपन्स एज टाइम पासिस? टाइम जैसे जैसे पास होता है वैसे वैसे क्या होगा? What does this suggest about the particles of sound and liquid, solid and liquid? And does the rate of mixing change with temperature? Why and how? ठीक है ना। इन सब का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग 1.3 1.4 एंड 1.5। जिनका आंसर नहीं लिखा है वो हम डिस्कस कर लेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, that is, they possess what we call the kinetic energy, a type of energy associated with motion, a type of energy associated with motion. ओके, तो यहाँ पे हमें पता है एक चीज़ हमें यहाँ पे कंक्लूजन में मिली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एक और चीज़, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे वो इंसेंस स्टिक के साथ हुआ था, उसको हमने जलाया, उसके बाद स्मेल पूरे क्लासरूम में फैल गई। दूसरा यहाँ पे हुआ था कि हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट को डाला हुआ था वो एक बार हॉट वाटर में, एक बार कोल्ड वाटर में, तो हॉट वाटर में रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा रहेगी, कोल्ड वाटर में वो स्पीड कम रहेगी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हीट की वजह से, समझना, हॉट वाटर है तो हीट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो पार्टिकल के लिए कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ओके, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. Okay, with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases. तो यहाँ पे आप देखो ये मेन टॉपिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने जितने ब्लू लाइनिंग किए उसके हेल्प से आप एक एक पॉइंट बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, particles of matter are continuously moving. Second point, they possess the kinetic energy. Third point,
एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव्स फास्टर। ओके, उसके बाद का पॉइंट लिख सकते हो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। In the above three activity, we observe that particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particle, समझना, this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. ठीक है ना, उसमें से ये दिस वाला पार्ट निकाल देते हैं, तो ये हो गई डेफिनेशन डिफ्यूजन की। Intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster. ये भी याद रखना है, on heating diffusion becomes faster. आप जितना गर्म करोगे उतनी ही हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल से वो ज़्यादा तेज़ी से मूव होने लगेंगे, इसीलिए जो डिफ्यूज़न रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बात करते हैं ये सब सवालों पे। सबसे पहले देखो, हमने लिया था पोटेशियम पर मैग्नेट, ऐसा नहीं है, आप कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो। ठीक है, एक बार हमने डाला था उसको हॉट वाटर में, एक बार डाला था कोल्ड वाटर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। ठीक है, तो जो ये सॉलिड क्रिस्टल्स है उसमें से थोड़ा थोड़ा मतलब जो कलर है वो स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा वाटर के अंदर, मतलब यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो वाटर के अंदर डिफ्यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। क्लियर, व्हाट हैपन्स एज टाइम पासिस, धीरे धीरे ये डिफ्यूज़न है उसकी वजह से पूरे ग्लास में फैल जाएगा। उसके बाद व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉलिड पार्टिकल्स है और लिक्विड है, ये दोनों अलग अलग टाइप के सब्सटेंस है। ठीक है, एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर मर्ज होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है ना, तो लिक्विड पार्टिकल्स है वो ज़्यादा फ्री होते हैं मूव होने के लिए, सॉलिड पार्टिकल्स उतने ज़्यादा फ्री नहीं होते। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। रेट ऑफ चेंज, ओके, रेट ऑफ मिक्सिंग विथ चेंज इन टेम्परेचर ये होता है क्यों, क्योंकि समझो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, समझना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो फिर पार्टिकल्स को हीट एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, हीट एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी है उसका मतलब है कि स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो ये जो डिफ्यूज़न रेट है वो भी बढ़ेगा। क्लियर, ओके, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कौन सी थी पहले से रिवाइज कर लेते। फर्स्ट थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके लिए 3 एक्टिविटी है, तीनों एक्टिविटी हमने समझ लिए। यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी में भी आपने देखा था कि इंक है वो इजीली फैलती है और हनी को फैलने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटी बेस्ड हमने डिस्कशन किया। अभी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि सपोज ऐसा कोई नल है और जिसमें से पानी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी नीचे गिर रहा है, तो ये पूरा कंटिन्यूस एक साथ होगा। सपोज आप अपनी उंगली यहाँ पे बीच में रख दो, ऐसी होती नहीं है बट मान के चलो, ठीक है, तो भी आसपास से पानी ऐसे जाएगा कि बाद में उंगली से जैसे ही पास हुआ वो फिर से मर्ज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है H2O, 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो एक पूरा
मैटर है वो फॉर्म होता है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए भी एक एक्टिविटी दी हुई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसके लिए है एक्टिविटी 1.6। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही एक ह्यूमन चेन आपको बनानी है ग्राउंड में जाके, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से नहीं करना है ये सब, बाकी आप कर सकते हो नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर्स। ये जो बिहू डांसर्स है उनकी तरह आपको एक दूसरे के अंदर, मतलब हाथ को, एक दूसरे के हाथ को लॉक कर देना है। क्लियर? ये फर्स्ट ग्रुप करने वाला है, समझना। फर्स्ट ग्रुप की एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है, ओके। उसके बाद द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकेंड ग्रुप को क्या करना है, दूर दूर खड़े रह के सिर्फ हाथ मिलाना है, ठीक है ना। तो सेकेंड ग्रुप का काम क्या है, सिर्फ हाथ से एक दूसरे को पकड़ के रखना है। एंड थर्ड ग्रुप should form a chain by touching each other with only their fingertips। फिंगर की हेल्प से ही आपको पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा बनेगा, जो ऐसे पकड़ के रखे है। ऐसी चेन को तोड़ना मुश्किल है, इसमें इसके बीच में से आप पास होंगे तो इनको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप था वो एक दूसरे से हाथ पकड़ के खड़े थे, मतलब ये चेन को तोड़ना थोड़ा इजी है। और थर्ड ग्रुप है वो सिर्फ फिंगर टिप्स की हेल्प से एक दूसरे को पकड़ के रखे थे, तो ये ग्रुप को तोड़ना एकदम इजी हो गया। तो ये दिखाता है बॉन्डिंग। मैटर के अंदर भी इस तरह के बॉन्डिंग होते हैं, तो कोई कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो कोई कोई वीक बॉन्ड, उस हिसाब से फॉर्म होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस या अदर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन इनटू एज मैनी एज स्मॉल ग्रुप्स पॉसिबल। विच ग्रुप वॉज द इजीएस्ट टू ब्रेक, वाई? तो वो फिंगर टिप वाला इजीली ब्रेक हो गया, क्यों? क्योंकि जो बॉन्डिंग था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, ओके। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विथ द मैक्सिमम फोर्स। तो कौन सा होगा, फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि एक दूसरे को हाथ को लॉक करके रखा था तो उनको तोड़ना इजी नहीं था, ठीक है ना। सेम वे पार्टिकल्स है वो अलग अलग एट्रैक्टिव फोर्स की हेल्प से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अब एक्टिविटी 1.7 देखो, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे आयरन नेल में, ओके। चॉक में तो सबसे लीस्ट फोर्स आपको मिलेगा, इजीली टूट सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई 1.7। यहाँ पे भी आपको बॉन्डिंग दिखाएंगे, सबसे मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में लगता है, आयरन में, सबसे कम चॉक में, रबर में मॉडरेट, बट ये स्ट्रेचेबल है तो इजीली टूटेगा नहीं। एक्टिविटी 1.8 देखते हैं, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। ये जो मैंने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कुछ नल ड्रॉ करके, वो वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जब फिंगर्स बीच में रख दी तो आसपास से पानी गया और आगे जाके फिर एक दूसरे को मिल गया। वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? तो इसका एक ही रीज़न होना चाहिए कि वाटर पार्टिकल से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फिर वापस जुड़ जाते हैं।
The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another kind of matter. क्लियर? मतलब किसी भी मैटर में पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा के एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं. अब ये फोर्स कितना स्ट्रांग होगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मैटर पे. मैटर कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा. आयरन में ये फोर्स अलग देखने को मिलेगा, स्टील में अलग मिलेगा, ग्रेफाइट में अलग मिलेगा, डायमंड में अलग मिलेगा. ठीक है ना? तो ये डिपेंड करेगा मैटर के ऊपर. क्लियर? तो ये आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है. कौन कौन सी? फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. उसके बाद सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. और उसके बाद थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एक्टिविटी आपको याद रखनी है. अब बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की. तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. मैटर का मतलब याद रखना सिर्फ एक सिंपल सा है कि उसका कोई ना कोई मास होना चाहिए, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होना चाहिए. ठीक है? तो सबसे पहले चेयर, बिल्कुल ये है. क्यों? क्योंकि अगर चेयर मैटर नहीं होती तो उसका कोई ना कोई मास नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे तो चेयर का मास होता है, मतलब ये एक मैटर है. एयर, एयर भी मैटर है, उसका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होता है और उसका भी मास होता है. ठीक है? तो 2 हो गए, चेयर एंड एयर. क्लियर? लव, तो ये एक फीलिंग है, इसका कोई मास कोई वॉल्यूम ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये मैटर नहीं है. स्मेल, तो स्मेल भी कोई मैटर नहीं है. हेट, वो भी कोई मैटर नहीं है. आलमंड्स, ये मैटर है. थॉट, थॉट भी कोई मैटर नहीं है. कोल्ड, नहीं. कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक मैटर है. क्लियर? स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो वो भी कोई मैटर नहीं है. तो जितने सेंसेशंस है, जितनी फीलिंग्स है, ये सब मैटर नहीं है. जैसे लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब. क्लियर? तो आंसर में आएगा कितना कि कौन कौन सी मैटर है. तो चेयर, एयर, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक, 4 है ये मैटर में आएंगे. ठीक है? उसके बाद गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. अब इसके लिए आपको रीज़न देना है. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. इसका एक आपको रीज़न देना है. तो रीज़न में क्या लिखना है? रीज़न में आप लिखोगे द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवर्ड मीटर्स अवे. कुछ मीटर की दूरी पे हमको मिलता है. एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particle of cold food. क्लियर? तो ये आपको आंसर लिखना है. अगर आप आंसर नहीं लिख पाओगे तो हम यहाँ पे लिख के देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. ठीक है ना? क्या लिखोगे? द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches few meters away as the particles of
hot food have more kinetic energy and यहाँ पे एक और रीज़न लिख दो, एंड हैंस उसकी वजह से क्या हुआ, तो द रेट ऑफ diffusion, the rate of diffusion is more than the particles of cold food. ओके तो इतना आंसर सेकंड का आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या था, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कि हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल इजीली दूर तक जाती है कोल्ड फूड की कंपैरिजन में। तो आपको लिखना है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज फ्यू मीटर्स अवे as the particle of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food। चलो इतना आपको लिखना है सेकंड क्वेश्चन में। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। ये सब हमको पता है कि कोई डाइवर है वो पानी के अंदर जंप करके जाएगा तो वो पानी को इजीली कट कर सकता है। ज़मीन को हम कट नहीं कर सकते, इसलिए ज़मीन में कभी डाइव करने की ट्राई नहीं करते बहुत ऊपर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ज़मीन है वो एक सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली बाउंड करके रखते हैं, जबकि वाटर में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कम है। तो फिर आप आंसर में क्या लिखोगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है ना। तो हमने टोटल 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें से कौन कौन सी यूज़ हुई है यहाँ पे वो आपको लिखना है। तो आप लिखोगे, देखो मैं बोल रहा हूँ आप याद रखना, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलेक्युलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फिर से रिपीट करता हूँ, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस shows that the particles of water have intermolecular space and has less force of attraction। इंटरमोलेक्युलर स्पेस का मतलब होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, मतलब जगह होना, खाली जगह होना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये फोर्थ क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो हमने आज 3 हेडिंग पढ़े वो लिख देने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड कौन सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एंड थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको लिख देनी है। कौन से क्वेश्चन में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4 में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। क्लियर। चलो यहाँ तक आपको सब कुछ याद रखना है, एक बार पढ़ लेना, अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।